हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। टोटल 6 टॉपिक्स को हमने डीप में इन डेप्थ डिस्कस किया था और उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो महाभारत और रामायण से, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वो किस तरह से एक एविडेंस के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं फॉर रामायण एंड महाभारत। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे, सेम चीज़ करने वाले हैं, लेकिन आज हम कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट के अंदर बताया था। बाय द वे एक अपडेट है पॉडकास्ट के लिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो पॉडकास्ट तो आप पॉडकास्ट सुनते हुए कुछ इमेजेस को भी देख सकते हो कि हमने ये चीज़ ऐड किया है। तो आपसे जितने भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई प्लेस का नाम हो गया या फिर कोई प्रॉपर एलिमेंट हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो उसके बारे में हम एक फ़ोटो जो है वो लगा देंगे। तो उससे जो है वो एक कनेक्शन जो है वो अच्छा बनता है और थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी लगता है। तो ये चीज़ हमने कुछ नई ऐड किया, काफ़ी सारी और चीज़ें नई आने वाली है। ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी टाइम टू टाइम। और एक चीज़ मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगा, हम कुछ टाइम के बाद, मतलब काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम होगा, कुछ लाइक 7 to 8 मंथ, उसके बाद हम एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो सीरीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस सीरीज़ का नाम क्या रखा है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमने वैसे रख दिया, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ अनाउंसमेंट था। अब शुरू करते हैं हमारा 10th एपिसोड ऑफ नोवेल सीरीज़, और काफ़ी खुश हूँ मैं, यहाँ पे हमने 10 पॉडकास्ट आज कंप्लीट कर लिया। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं न्यूक्लियर वॉर के बारे में, कि किस तरह से न्यूक्लियर वॉर के वेपन्स के बारे में या फिर आप कह लो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस वहाँ पे दी गई, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जिस तरह से अस्त्र और चक्र वगैरह को मेंशन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है महाभारत और रामायण में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो काफ़ी बड़े स्केल पे डैमेज करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब कि उनके पास ऐसी पावर है कि वो मिलियंस ऑफ वॉरियर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये चीज़ सही भी है, जिस तरह से हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौरव और पांडव ने अराउंड 1660 मिलियन वॉरियर्स को कुरुक्षेत्र में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये चीज़ सिर्फ 18 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ 18 दिन की ये बात है। उतने दिन में इतने मिलियंस ऑफ वॉरियर्स को ख़त्म कर दिया गया। तो ये किस तरह से पॉसिबल है उसके बारे में अगर हम सोचें तो इसका काफ़ी एक सिंपल सा रीज़न ये हो सकता है कि हाँ, उनके पास कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकती थी। अब थोड़ी सी इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाए आपको। और ये काफ़ी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि 5000 BC में किसी भी प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उस टाइम के वॉर्स अगर आप देखोगे या फिर देखोगे मतलब अगर आप उनके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो भी वॉर्स होते थे ना, वो जनरली नॉर्मल वेपन्स, आप देख लो तीर या फिर स्वॉर्ड्स हो गए, तलवार जिसको बोलते हैं, वो वही सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती थी। तो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन्स यहाँ पे यूज़ नहीं होते थे और मेंशंस भी नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपवाद रूप है, वो है अस्त्र और चक्र को, तो उनको हम अभी के लिए साइड में रखेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई हैवी वेपन्स यूज़ नहीं हुए थे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। तो अब अगर बात करते हैं महाभारत के कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ ऐसे मंत्र वगैरह का मेंशन किया गया जिससे कि अपना क्लोन बना सकते हैं, मतलब कि एक एग्जैक्ट आपके जैसा दिखने वाला इंसान बना सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई, डुप्लीकेट करना वगैरह। फिर वहाँ पे कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल दिव्य दृष्टि का भी मेंशन किया गया है।
तो ये सारी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें वहाँ पे बताई गई। स्पेस ट्रैवल के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया, किस तरह से टाइम ट्रैवल वगैरह हो सकता है। फिर विमानास के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई। तो ये चीज़ें सारी जो भी है वो एक सेलेस्टियल वेपन्स के तौर पे मानी जाती है। इनको इस तरह से कंसिडर किया जाता है आज के टाइम में। तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन साइंस भी ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आज के टाइम में एज अ प्रूफ दी गई। फॉर एग्जांपल टाइम ट्रैवल के लिए जिस तरह से हमें पता है कि वर्म होल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है आज के टाइम में। ब्लैक होल्स वगैरह में भी थोड़ा सा ऐसा मिथ है, लेकिन कुछ तो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही होती हमें दिख रही है। तो ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल है कि ये जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर जो भी तकनीक का नॉलेज हमको प्रोवाइड किया गया था उस ग्रंथ से, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सच हो सकती है। और अगर हम देखें, लॉजिकली भी देखें, तो इतने सारे लोगों को एक साथ मारने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ 18 दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इतने लोगों को मारना काफ़ी इम्पॉसिबल है, क्योंकि और उसमें भी अगर वो सारे लोग अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पॉसिबल है। अगर वो वहाँ पे खड़े हैं और उनको मारना है तो भी हार्ड तो है ही उतने टाइम में भी, क्योंकि आप सोचो 1660 मिलियन वॉरियर्स की बात हो रही है यहाँ पे। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है। और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँ किस तरह से ये चीज़ें हमारे एडवांस टाइम से, मतलब कि आज के टाइम से मैच होती है। आज के टाइम पे हमें पता है कि सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ। ये कुछ 1945 में हुआ था, राइट। और उस टाइम पे लोगों को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो एक्चुअली एक सेलेस्टियल वेपन है, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वेपन है। लेकिन उसका नॉलेज जो है वो हमें महाभारत और रामायण में मिल जाता है। किस तरह से, मैं आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, सॉरी यहाँ मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा कि अगर मैंने नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर दिया है तो वो जो है वो डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट माने जाते हैं, और उनको फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी रूट को एक्सप्लोर किया था, उसको इन्वेंट किया था काइंड ऑफ। तो वो आप उनको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने खुद ये बताया कि उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा था 1933 में, और उन्होंने भगवत गीता को भी रीड किया था इन दी ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि वो संस्कृत लैंग्वेज में ही उन्होंने पूरा का पूरा रीड किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि उनका मेन रेफरेंस ये भगवत गीता है। उनको ये आइडिया जो है ये कॉन्सेप्ट का, वो इस पूरी की पूरी किताब से आया है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अपने आप में एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीज़ों को। अगर हम बात करें उनके वर्ड्स की, उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से भगवत गीता में हमें बताया गया है कि थाउजेंड्स ऑफ सन, अगर उनको हम एक साथ ब्लास्ट करें स्काई में, तब जितना टेम्परेचर या फिर तब जितना एक्सप्लोजन होगा, उतना एक्सप्लोजन एक न्यूक्लियर वेपन कर सकता है। और ये सेम चीज़ थोड़े से संस्कृत वर्ड में, थोड़े से हिंदू फॉर्म में हमें देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बताई गई है डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। तो ये तो था एक न्यूक्लियर वॉर के ऊपर डिस्कशन। अब बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉर की। ये मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक्स चीज़ें बताई। अब मैं बात करूँगा एक्चुअल एविडेंसेस के बारे में। इंडिया के अंदर अगर आप पंजाब स्टेट ले लो या फिर कराची और जितने भी नियर बाई स्टेट्स हैं, उनमें कहीं पे भी आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का छोटा सा भी प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई भी एविडेंस नहीं। लेकिन जहाँ पे कुरुक्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है रेडिएशंस के, न्यूक्लियर रेडिएशंस के, और ये छोटे मोटे भी नहीं है, काफ़ी हाई रेडिएशन वहाँ पे मिलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है, और जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया सेम उसी मैनर में हुई है। तो जिस तरह से हमको पता है कि पांडव और कौरव किस तरह से बैटल हुआ था उनके बीच में,
उन्होंने किस तरह से सारे अस्त्र वगैरह को यूज़ किया था। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं एज अ प्रूफ, एज ए एविडेंस। यहाँ पे हमको सारे रेडिएशन वगैरह मिलते हैं कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और सेल्फ एक्सप्लेनरी चीज़ें यहाँ पे मुझे कुछ और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन को मेज़र करने का जो टूल होता है वो तो बाद में ढूंढा गया था, लेकिन कुरुक्षेत्र को उससे भी पहले डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये कुरुक्षेत्र है, इस धरती पे ये बैटल हुआ था। और जब वहाँ पे कुछ जांच पड़ताल की गई, वहाँ पे जब फॉरेंसिक टीम ने कुछ टेस्ट वगैरह किए, तब उनको पता चला कि यहाँ पे काफ़ी हाई रेडिएशन के एविडेंस है। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनरी चीज़ है, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ अपने आप में एक्सप्लेन कर रही है अपने आप को। अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें जो ब्रह्मास्त्र के बारे में चीज़ें लिखी गई है, अगर उनको एज ए रेफरेंस यूज़ करें तो वो काफ़ी सिमिलर है न्यूक्लियर वेपन से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्रह्मास्त्र को एक सोर्स माना जा रहा है यहाँ पे ये न्यूक्लियर रेडिएशंस के लिए, जो कि हमें मिलते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। और जिस तरह से हमें पता है ब्रह्मास्त्र एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन माना जाता है, काफ़ी बड़े स्केल में डिस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई उसमें, और ये इस तरह से कुछ मैच होता है यहाँ पे। राजस्थान की बात करें, करंट राजस्थान की, तो वहाँ पे भी कुछ जगह पे हमको एविडेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जोधपुर के अंदर हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और जब उसको एग्जामिन किया गया तो वो पता चलता है कि काफ़ी सारे ओल्ड रिमेन्स मिलते हैं हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में। तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं एटॉमिक ब्लास्ट के। अब ये किस तरह से पॉसिबल है? तो जिस तरह से हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, वो एक्सपांड करती है अपने आप को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी क्लोज है कुरुक्षेत्र से, और यहाँ पे हमको क्लियर एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से वो एक्सपांड हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि करंट न्यूक्लियर वेपन से भी जो महाभारत में न्यूक्लियर वेपन को बताया गया, ब्रह्मास्त्र जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और इवन वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया कि कुछ ऐसे वेपन्स थे जो शायद से गैमा और दूसरी सारी जो भी रेज होती है वो भी एमिट कर सकते थे, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था वॉर्स के अंदर। तो ये कुछ अस्त्र के बारे में था। बाय द वे, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगा। जब हम ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं तो महाभारत में एक और चीज़ को मेंशन किया गया जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जिसका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलता है हमको। उसका नाम है ब्रह्मशिरा। ब्रह्मास्त्र के अंदर एक मस्तक होने का दावा किया जाता था, जबकि ब्रह्मशिर के अंदर 4 मस्तक बताए गए। उसमें ऐसा बताया गया तो 4 हेड्स वाला ब्रह्मशिर एग्जिस्ट करता है, ऐसी बातें बताई गई, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। तो इसका मतलब क्लियरली ये होता है कि ब्रह्मशिर जो है वो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, और मास डिस्ट्रक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये छोटा सा फैक्ट था, बाय द वे इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट था जो कि मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। बात करते हैं कुछ फ्लाइंग चीज़ों के बारे में, कुछ एयरक्राफ्ट्स के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं उसके बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से प्लेन को फाइंड किया गया, एक्चुअली किसने इन्वेंट किया उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक रिसर्च की थी, और उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने एक बुक को लिखा था, विमानिक शास्त्र। और इस शास्त्र में काफ़ी सारी एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताया गया था जो कि बेस्ड थी महाभारत और रामायण के ऊपर। तो उनमें काफ़ी सारी ऐसी वियर एनर्जी के बारे में बताया गया। कुछ एलिमेंट्स तो अभी अननोन है, मतलब कि वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर वो एलिमेंट्स मिल जाते तो हम वो पूरा का पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसका एक्चुअल मॉडल भी बना सकते हैं, वर्किंग मॉडल की बात करो। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जी स्टार्स है, कुछ ऐसे अननोन एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया गया जो कि हमें पता भी नहीं, उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक एंशिएंट इंडिया बेस्ड एयरक्राफ्ट के लिए एक पूरी की पूरी बुक है जिसका नाम है विमानिक शास्त्र।
काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। आप इसका PDF या फिर ई बुक फॉर्म रीड करना चाहते हो तो आप गूगल पे सिंपली लिख सकते हो और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं एक मिस्टीरियस इवेंट के बारे में बात करूँगा जो कि हुआ था 1895 में। तो चौपाटी बीच के बारे में सबको पता है, मुंबई में आया है। वहाँ पे एक टेस्ट फ्लाइट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। शिवकर तालपाड़े ने ये टेस्ट फ्लाइट को परफॉर्म किया था और काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं जो कि ये चीज़ को क्लेम करते हैं कि ये चीज़ हुई थी एक्चुअल में। और 1903 में जिस तरह से हमें पता है राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को फ्लू किया था दिसंबर 17, 1903। ये एग्जैक्ट डेट है उसकी। तो इससे पहले जो फ्लाइट परफॉर्म की गई थी वो एक्चुअली इंस्पायर्ड थी ये विमानिका शास्त्र से, और उससे इंस्पायर होके उसी के बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 2 आर्टिकल्स इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, और एक्चुअली प्रमोट नहीं, इसका एज ए एविडेंस के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एविडेंस है 2 आर्टिकल्स जो कि इस चीज़ को काइंड ऑफ सपोर्ट करते हैं। तो डेक्कन हेरल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने एक्चुअली ये क्लेम किया था कि ये जो प्लेन का या एरोप्लेन या फिर जो भी चीज़ था, इसने जितने भी फ्लाइट की थी उसमें उसने टोटल 1500 मीटर तक की हाइट को कैप्चर किया था, उतनी हाइट को क्लेम किया था, उतनी हाइट को क्लाइम किया था। और ये सारे आर्टिकल्स 2003 में पब्लिश किए गए थे 100 ईयर्स ऑफ प्लेन्स के सेलिब्रेशन में। तो ये एक काफ़ी बड़ा सोर्स है कि एक्चुअल में 1985 में ये चीज़ हुई थी और एंशिएंट इंडिया से ये चीज़ को लिया गया था और ये चीज़ सक्सेस भी गई थी। महर्षि भारद्वाज ने भी कुछ अपनी बुक्स लिखी थी जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, ये एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में। यंत्र सर्वस्यम और विमानिका शास्त्रम जैसी कुछ बुक्स उन्होंने एक्चुअल में लिखी थी, और उन्होंने उस बुक में टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एरोप्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये 7 टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं जो कि आपके सबमरीन टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जहाज़ की बात हो रही है, यहाँ पे कोई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाज़ की बात हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक यूनिक फैक्ट है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भी विमानिका शास्त्र के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है फ्रॉम महाभारत और रामायण। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से याद दिलाता हूँ। तो जैसे कि मैं पता है यार कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे इजीली आप समझ सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइंग मशीन्स का मेंशन किया जाता है, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। क्योंकि आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हमें दिए गए महाभारत और रामायण के अंदर जो कि बात करते हैं कुछ ऐसी फ्लाइंग मशीन्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे पुष्पक विमाना था, और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। गज विमाना हो गया, अग्निहोत्र विमाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ऋग्वेद में भी मैकेनिकल बर्ड्स के बारे में डिस्कशन हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद 500 BC में भी कुछ सेल्फ मूविंग कार्स के बारे में बताया गया जो कि एनिमल्स के बिना चल रही होती है। तो ऐसी गाड़ियों के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया। रामायण में जिस तरह से बताया गया है कि पुष्पक विमान जो था वो ओरिजिनली विश्वकर्मा ने बनाया था ब्रह्मा जी के लिए, और ब्रह्मा को जिस तरह से क्रिएशन का गॉड माना जाता है, ठीक है, उत्पत्ति करने वाला भगवान उनको समझा जाता है, तो उनका ये पूरा का पूरा विमान था। लेकिन ब्रह्मा ने उसको ये पूरे के पूरे प्लेन को, पुष्पक को गिफ्ट कर दिया कुबेर भगवान को। और ये हमें पता है कि कुबेर भगवान जो थे वो एक टाइम पे लंका के राजा थे, लेकिन ये पूरी की पूरी लंका के साथ उनका पुष्पक विमान भी चोरी कर लिया गया रावण के द्वारा, जो कि उनके ब्रदर थे। भगवान राम के द्वारा भी ये चीज़ यूज़ की गई थी। रघीरा जो कि उनके चालक थे, और इसका भी नॉलेज जो है या फिर इसके बारे में भी हमें टेक्स्ट जो है वो मिलता है।
जैन लिटरेचर में भी कुछ ऐसे फ्लाइंग मशीन्स के बारे में, डिफरेंट मशीन्स के बारे में बात की गई है। शुरुआत होती है फोर्थ तीर्थंकर से, जो कि ट्रैवल कर रहे थे जयंत विमाना में, और उसके बाद काफ़ी फेमस 24th तीर्थंकर आते महावीर, जो कि पुष्प उत्तर नाम के विमानों से जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमें जैनिज़्म में भी देखने को मिलती है यहाँ पे। विमानिका शास्त्र को अर्ली 20th सेंचुरी में ट्रांसलेट किया गया था। उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस थी एरोप्लेन और पायलट्स और एरियल राउट्स के बारे में, और काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। और एक चीज़ हुई थी 1991 में, उसमें डेविड हैचर ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने विमानिका एयरक्राफ्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड एटलांटिस, इस तरह से उनका उस बुक का नाम रखा था। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट कंस्ट्रक्शन को कवर किया था जो कि तोड़े नहीं जा सकते, जो आग नहीं पकड़ सकते, और उनको डिस्ट्रॉय भी करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे कवर की थी। और तो और ये सारी जो भी बुक्स थी जिसका ट्रांसलेट किया गया था, ऑफ कोर्स उसमें ऐसी सारी चीज़ें भी मेंशन की गई थी जिससे कि आप प्लेन्स को किस तरह से मोशनलेस बना सकते हो, हवर करा सकते हो। क्योंकि हमें पता है हेलीकॉप्टर जो है वो एक जगह पे टिक सकता है, लेकिन प्लेन जो है वो एक जगह पे नहीं टिक सकता हवा में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है वो बताई गई थी, किस तरह से आप प्लेन्स को इनविजिबल कर सकते हो, स्टेल्थ मोड में किस तरह से डाल सकते हो, उसके बारे में बताया गया था। किस तरह से इनेमी के जो भी प्लेन्स है, जो कि सामने वाले के अपोजिशन या फिर जब वॉर चल रहा होता है तो जो सामने वाले लोगों का जो भी प्लेन है उनका इंटीरियर कैसा है, उसके फोटोग्राफ्स किस तरह से आप ले सकते हो, उसके बारे में बताया गया था। ऑल्सो किस तरह से आप रडार सिस्टम टाइप कुछ चीज़ें बना सकते हो, उसके बारे में भी बताया गया था। ऑल्सो सामने वाले जो भी प्लेन है उसमें जो भी पर्सन जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको किस तरह से आप अनकॉन्शियस कर सकते हो, और उसको सीक्रेटली डिस्ट्रॉय किस तरह से करते हो, उसके बारे में भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो एक क्लियरली काफ़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आई मीन एज ए इंडियन हमें पता रहना चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हुई है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही ये सारी चीज़ों को किया है, उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को फाउंड किया है। तो उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस उनको मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप एंशिएंट इंडिया को अच्छे से समझोगे तो आप ऑलरेडी 1 सेंचुरी आगे निकल जाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी भी बात है और एक तरह से बुरी भी है, क्योंकि हमने इसको डिस्कवर नहीं किया है अभी तक। ये विमानिका शास्त्र इतना डीप बनाया गया था, इतने डिटेल में बनाया गया था कि वहाँ पे पायलट को क्या खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से पावर सोर्सेज वहाँ पे यूज़ होंगे, कितने यूज़ होंगे, और कितना एफिशिएंटली आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, चला सकते हो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। कुछ एंशिएंट राइटिंग्स और कुछ ऐसे क्रेविंग्स में भी आपको काफ़ी सारे इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे मैन्युस्क्रिप्ट है संस्कृत के जिसमें ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। अभी कुछ साल पहले तिब्बत में एक डिस्कवरी हुई थी संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए डॉक्टर रुथ रैना को भेजा गया था, और उन्होंने ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप सोचिए किस तरह से एंशिएंट इंडिया इतना आगे था, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेसशिप बनाना आज के टाइम में भी हमारे लिए काफ़ी हार्ड है। और एफिशिएंसी तो छोड़ ही दो, मतलब एफिशिएंसी को अगर हम साइड में भी रखें फिर भी हमारे लिए सिर्फ एक स्पेसशिप, कॉस्टली स्पेसशिप बनाना भी काफ़ी हार्ड है आज के टाइम में। ऑल्सो इसमें जो भी प्रोपल्सन का मेथड बताया गया, प्रोपल्सन बेसिकली आप किस तरह से उसको पावर दे रहे हो, काइंड ऑफ किस तरह से आप उसको हवा में ले जा रहे हो, तो वो एंटी ग्रेविटेशनल मेथड है। और एंटी ग्रेविटेशनल का मीनिंग ये है, किस तरह से मैं आपको इसका रेफरेंस बताता हूँ। हमें जिस तरह से पता है कुछ ऐसे योगी होते हैं जो कि जब वो एडवांस योग क्रिया करते हैं तो वो अपने आप को हवा में लेविटेट करवा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। तो ये सेम फोर्स यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ऐसी बात बताई गई।
डॉक्टर रेना ने ये भी बताया कि जो भी मशीन्स है उनसे आप किसी भी इंसान को किसी भी प्लेनेट पे भेज सकते हो और काफ़ी आसानी से भेज सकते हो, ये भी बताया गया। तो ये एक काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है सबसे पहले तो, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इतनी डिटेल में कैसे है, ठीक है। तो इतने ये सारी चीज़ें इमेजिन करना भी काइंड ऑफ हार्ड है थोड़ा सा, और वो भी वो टाइम में। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज करती है और अमेज भी करती है एक टाइम पे। एक चीज़ ऐसे भी बताई गई कि लैंडिंग स्ट्रिप्स भी फाइंड की गई फ्लाइंग मशीन्स के लिए। और लैंडिंग स्ट्रिप्स मतलब जो निशान छूट जाते हैं जब वो मशीन जो है फ्लाई करती है, तो वो निशान भी हमको मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी सालों पहले हो चुकी है, और तब एयर ट्रैवल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये चीज़ें किस तरह से पॉसिबल है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। लंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर एक एरिया है जहाँ पे ये लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो मिली है। और ऐसा माना जाता है कि वो लैंडिंग स्ट्रिप्स एक्चुअली रावण का जो एयरक्राफ्ट था पुष्पक, उसकी निशानी वहाँ पे छुटी हुई है। तो ये चीज़ एक बताई गई। आप गूगल कर सकते हो, हॉटन्स प्लेन्स करके एक एरिया है। तो इस जगह को ये एक लैंडमार्क माना जाता है लैंडिंग स्ट्रिप्स के लिए, और इसको माना जाता है लैंडिंग एरिया ऑफ रावण एयरक्राफ्ट। स्टार गेट की मार्किंग समय दुनिया में कहीं पे भी इतनी क्लियर नहीं मिलती, लेकिन श्रीलंका के अंदर रनमासु उयाना के अंदर कुछ ऐसे स्टोन कार्विंग्स है जो कि ऐसा माना जाता है कि वो एक की है, वो एक चाबी है स्टार गेट की। काफ़ी सीक्रेट सिंबल्स के साथ ये चाबी जो है वो छिपाई गई। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे ये प्लेस जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है, क्योंकि ये एक प्राइजलेस लैंड मानी जाती है। और यहाँ पे स्टार गेट जो है वो बनाया गया है और यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऐसा माना जाता है। और स्टार गेट से हम यूनिवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, और यही सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें महाभारत और रामायण में बताई गई है वो एक्चुअल में हुई है, क्योंकि इसके फिजिकल एविडेंसेस और जियोग्राफिकल एविडेंसेस भी अवेलेबल है आज के टाइम में। ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा। इतने कुछ मेजर एविडेंसेस हमको मिले थे, और भी काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले, लेकिन मेरे हिसाब से वो एविडेंसेस को हम ब्लॉग में ऐड करेंगे। और बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो फिर से बता रहा हूँ कि हम ब्लॉग भी लॉन्च करने वाले हैं काफ़ी जल्दी। उसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें आपको अभी पॉडकास्ट के अंदर बता रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल रही होगी। तो जो भी छोटी छोटी रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हम ज़्यादातर नहीं बताते, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें भी बताने लग जाएंगे हम तो फिर काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे और हम भी बोर हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि उसको ब्लॉग में बनाया जाए, उसको ब्लॉग में लिखा जाए, जिससे कि एक मैनर में आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी आज के एपिसोड के लिए। आई होप आपको ये स्पेशल एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू।